हेलो एवरीवन, मेडिज स्टडी चैनल से मैं सुनीता आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए एक्ट के साथ, चार्टर एक्ट 1833। हमने इस सीरीज में पॉलिटी को स्टार्ट किया हुआ है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, टाइम रीजन हो सकता है, मनी रीजन हो सकता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन कोचिंग होती है या फिर यूट्यूब पर जो पढ़ाया जाता है वो काफी बेस्ट होता है। ऑनलाइन कोचिंग में भी पेड किया जाता है, बट यहाँ विदाउट पेड आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। आप जो लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक में जो कंटेंट दिया होता है वो काफी शॉर्ट होता है, मीन्स गागर में सागर भरा होता है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ लेकर आई हूँ कि जो पॉलिटी पार्ट है उसको कंप्लीट कराऊंगी, आफ्टर दैट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो जो पॉलिटी में कुछ टॉपिक है वो जो मैं करा चुकी हूँ, शायद आपने उनको देख भी लिया होगा। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किया, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, देन 1786, उसके बाद 1793 एंड 1813, और आज हम करने वाले हैं 1833। जो ये चार्टर एक्ट है, ये चार्टर, यहाँ जो आपने चार्टर वर्ड देखा कि बार बार जो चार्टर वर्ड आ रहा है, इसका मीन्स क्या है? चार्टर का मीन्स होता है कि जो राजा, कहाँ का राजा, ब्रिटिश का जो क्राउन होता था, वो कंपनी को एक आदेश देता था, एक आज्ञा पत्र देता था, एक आदेश पत्र देता था, उसी को चार्टर बोलते थे। तो चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन से बदलाव किए गए, और जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए क्या बेनिफिट हुआ और उनको क्या लॉस हुआ। अगर आप अपनी क्लास को रेगुलर करते हैं, सबसे पहले क्लास देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद उसको एक बार रिवाइज करते हैं, आफ्टर 1 वीक फिर रिवाइज करते हैं, और लास्ट में उसको जब 1 मंथ हो जाता है तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। किसी भी कंटेंट को अगर आपने 3 बार रिवाइज कर लिया, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी वो माइंड में फिक्स हो जाएगा कि जो परमानेंट मेमोरी है उसमें वो कंटेंट चला जाएगा और वो आपके माइंड से स्किप नहीं होगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग लें, ऑफलाइन कोचिंग लें या फिर यूट्यूब से पढ़ें, उसके लिए नोट्स बनाना जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है और रिवीजन जरूरी है। अगर आप ये 3 बात ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी एग्जाम को विद इन 1 ईयर निकाल सकते हैं। आप अपने कंटेंट को इतना सॉलिड कर लीजिए कि जिससे आपको किसी भी एग्जाम में उस चीज के ऊपर किसी तरह का कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पर जो पॉलिटी पार्ट है, उस पॉलिटी पार्ट को मैं डिफरेंट सोर्सेज से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आई हूँ कि कोई भी टॉपिक यहाँ पर ना छूटे और आपके लिए बेस्ट मटेरियल तैयार हो सके। वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर जरूर कर दें कि जिससे और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और ये गलती ना करें कि वीडियो को स्किप करके देखें या वीडियो को काफी स्पीड में देखें। वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छे से समझ के नोट्स बनाते हुए देखें, जिससे आपको कंप्लीट नोट्स समझ आएंगे, कंप्लीट वीडियो समझ आएगी। आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि आपका पॉलिटी पार्ट काफी स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि कोई भी तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो ये सोचते हैं कि अभी तो काफी दिन है एग्जाम के, हम बाद में पढ़ लेंगे। ये गलती कभी मत करना। अपनी कंटिन्यूटी पहले ही बना लेना, चाहे वो 4 घंटे की हो चाहे 5 घंटे की हो, कि हमें तो एक दिन में 4 घंटे पढ़ना है या एक दिन में 5 घंटे पढ़ना है। तो वो आप फिक्स रखो कि हमें पूरे साल इसी तरह पढ़ना है, तो आपको कोई भी एग्जाम टफ नहीं लगेगा, और ये दावे के साथ कहती हूँ आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो हम बिना वक्त गवाए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉपिक 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए, कौन कौन से प्रोविजंस किए गए जो 1813 के चार्टर एक्ट से अलग थे। जब 1813 में चार्टर एक्ट बनाया गया तो उसमें भी 20 साल के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य था उसको आगे बढ़ा दिया गया था। तो सबसे पहले इस चार्टर एक्ट का जो प्रावधान था कि 20 साल के लिए कार्यों को आगे बढ़ाया। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। तो 20 साल कब होंगे इसमें? 1833 प्लस 20 कितने हो गए? 1853। और ये लास्ट टाइम होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 साल आगे बढ़ाए गए। उसके बाद
डायरेक्ट क्राउन का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आ जाएगा, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में से हट जाएगी। तो ये लास्ट टाइम होगा कि 20 साल के लिए उनके कार्यों को आगे बढ़ाया गया, कार्यों को आगे बढ़ाया। पॉइंट नंबर सेकंड कि जो मोनोपोली, एक लिमिटेड मोनोपोली जब 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई, कौन से कार्य में दी गई? चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दो चीजों में मोनोपोली दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। बाकी तो सभी की मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, लेकिन यहां उस चीज को भी खत्म कर दिया गया। मीन्स मोनोपोली या एकाधिकार वर्ड को बिल्कुल खत्म करके इनके व्यापारिक कार्यों को ही खत्म कर दिया। कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को खत्म किया गया। और कौन से कार्य दे दिए गए ओनली इनको? प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य, कि अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक कार्य करेगी और राजनीतिक कार्य करेगी। उसके अलावा व्यापारिक कार्य अब इनके खत्म हो चुके थे। और जो प्रशासनिक कार्य या फिर जो भी प्रशासनिक कार्य करेगी या फिर राजनीतिक कार्य करेगी, उनके ऊपर भी किसकी कॉन्क्यूरिंग होगी? किसके अंडर में करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्क को लिमिटेड किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, जो अभी तक भर्तियां होती थी वो धर्म, रंग, वंश, जाति के आधार पर होती थी, लेकिन अब उसको चेंज करके 1833 के चार्टर एक्ट में योग्यता के आधार पर कर दिया। किसके आधार पर कर दिया? योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर। तो ये चेंजेस हुआ, यानी कि जो हम इसके प्रावधान पढ़ रहे हैं, प्रोविजन ऑफ 1833 एक्ट, तो उसमें पहला कौन सा? कि 20 साल के लिए कंपनी के कार्यों को आगे बढ़ाया। आप यहाँ पर व्यापारिक वर्ड यूज नहीं करेंगे, ओनली कार्यों को आगे बढ़ाया कि 20 साल के लिए कंपनी और काम करेगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटिश की साइड से यहाँ काम कर रही है, तो वो 20 ईयर के लिए उसके वर्क को और आगे बढ़ा दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे, जो अभी तक सीमित किए गए थे कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार में उनकी मोनोपोली होगी, तो मोनोपोली तो खत्म ही कर दी, साथ में उनके व्यापारिक कार्य भी खत्म कर दिए और केवल कौन से कार्य दे दिए? प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य, और उनके ऊपर भी डोमिनेंस होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और तीसरा कौन सा कर दिया कि जो अभी तक वंश के आधार के ऊपर चल रहे थे, रंग भेद चल रहा था या फिर कास्ट बेस्ड कोई भर्तियां होती थी, तो इस तरह की भर्तियों को कैंसिल करके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है किसी भी पर्सन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग भर्तियों को कर दिया गया। प्रोविजन नंबर 4, सभी ब्रिटिश नागरिकों को किसी भी एरिया में रहने की परमिशन मिल गई थी। साथ में वो कहीं भी व्यापार कर सकते थे, चीन के साथ भी व्यापार कर सकते थे, वो चाय का व्यापार भी कर सकते थे, यानी कि जो व्यापारी थे उनको फुल परमिशन मिल चुकी थी। अब तक जो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, किनसे? मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो उनसे लाइसेंस लेना भी अब बंद कर दिया गया कि किसी तरह का लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, चाहे वो जो ईसाई है वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जाए या फिर कोई भी ब्रिटिश नागरिक इंडिया में व्यापार करने जाए या फिर वो बसने के लिए जाए, तो उसमें किसी भी तरह की उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार में या फिर हर तरह से बसने की या किसी भी तरह की फ्रीडम मिल चुकी थी। व्यापार में फ्रीडम मिल चुकी थी। नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है वो क्या है कि दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। 1833 के अकॉर्डिंग तो इस चार्टर एक्ट को लाया गया दास प्रथा के लिए, लेकिन 1843 में इंडिया में इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया।
उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 या फिर प्रोविजन नंबर 6, केंद्रीकृत व्यवस्था। केंद्रीकृत व्यवस्था। अब जो एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, इसका मीन्स क्या होता है? केंद्रीकृत का मीन्स होता है सेंट्रलाइजेशन करना, कि पावर जो अब तक डिसेंट्रलाइज थी, पावर जो बिखरी हुई थी, उनको एक जगह कर दिया गया। वो एक जगह कैसे किया गया कि अब तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को बदलकर क्या बना दिया गया है इसकी जगह? भारत का गवर्नर जनरल। ये समझ आया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए। और ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, ये कब बने थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। उससे पहले क्या थे? ये ओनली गवर्नर। लेकिन 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये बन गए थे गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जिसमें काफी कंफ्यूजन भी होता है, बंगाल के लास्ट गवर्नर कौन थे? तो लास्ट गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आता है कि भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां पर आंसर आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। और क्वेश्चन यहां बने कि बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल, तो भी आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जिस तरह बंगाल के लास्ट गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। उसी तरह से भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल और बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से प्रोविजंस चलाए गए थे। और इसमें हम पॉइंट नंबर 6 पर पहुंच चुके, केंद्रीकृत व्यवस्था। अब जो भारत का गवर्नर जनरल बना, ये जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के पास दो प्रोविजंस और थे, और इनके पास विधि बनाने की पावर थी। विधि बनाने की पावर थी जो अब खत्म कर दी गई। और ये पावर किसको दे दी गई? भारत के गवर्नर जनरल। जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो बंगाल के गवर्नर जनरल से ज्यादा पावरफुल हुआ, क्योंकि उसकी पावर में इंक्रीज कर दिया गया, उसकी पावर को थोड़ा बढ़ा दिया गया। अब जो विधि बनाते थे, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ये अपने एरिया के वर्क खुद करते थे। बंगाल का गवर्नर जनरल तो उनको बस देखता था और उसके आगे उसका इम्प्लीमेंशन कर देते थे। लेकिन अब सारा काम किसको देखना पड़ रहा था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब इसके सामने क्या प्रॉब्लम आई कि इसको बहुत ज्यादा काम देखना पड़ रहा था, तो इसको एक पर्सन की जरूरत हुई। उस पर्सन की पोस्ट को क्रिएट करने के लिए जो परिषद थी, जिसमें 3 मेंबर थे, उसमें एक और मेंबर को ऐड कर दिया गया। तो नेक्स्ट जो प्रोविजन हुआ वो कौन सा हुआ कि परिषद में एक मेंबर और जोड़ दिया गया। और उस परिषद में जो मेंबर जोड़ा गया, वो मेंबर क्या कहलाया? विधि सदस्य। जो मेंबर एक और एक्स्ट्रा जोड़ा गया परिषद में, जो किसकी हेल्प के लिए जोड़ा गया? भारत के गवर्नर जनरल के लिए, तो वो क्या कहलाया? विधि सदस्य। और पहला जो विधि सदस्य बना था, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। तो 1833 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो पद क्रिएट किया गया विधि सदस्य का, तो इस विधि सदस्य को परिषद में कोई भी वोट देने का राइट नहीं था। सिर्फ ये इनकी वहां मेंबरशिप में जुड़ गया और साथ में हेल्प करता था भारत के गवर्नर जनरल की। लॉर्ड मैकाले फर्स्ट विधि सदस्य बना। उसके बाद जब 1834 में विधि आयोग बना, तो उसका अध्यक्ष भी बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। जब इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में विधि आयोग बनाया गया, तो उस विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया MC सीतलवाड़ को। MC सीतलवाड़। नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है, प्रोविजन नंबर 8, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और जो उसके सदस्य थे परिषद के,
वो जो जो भी नियम बनाते थे उनको विनियक कहा जाता था, लेकिन अब उसको चेंज करके जो भारत का गवर्नर जनरल और परिषद के मेंबर जो नियम बनाएंगे उनको अधिनियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अधिनियम। क्या कहा जाएगा? अधिनियम। मेरी आवाज थोड़ी खराब आ रही है, ये थोड़ा सा तबीयत खराब होने के रीजन से ऐसा हो रहा है, तो आप ज्यादा ध्यान ना दें कि मैडम इस तरह से बोल रही है। आपका मेन फोकस स्टडी पर होना चाहिए। तो ये 8 प्रोविजंस थे जो चार्टर एक्ट 1833 में इंक्लूड किए गए थे। ये चार्टर एक्ट में जो प्रावधान थे ये मे बी क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि 20 साल के लिए कार्यों को आगे बढ़ा दिया। किसके कार्यों को? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को। कहाँ, कब तक? 1833 से लेकर 20 ईयर कितना? 1853 तक। उसके बाद कोई उनके कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लास्ट टाइम हुआ था ऐसा। ईस्ट इंडिया के व्यापारिक कार्यों को खत्म कर दिया गया। मोनोपोली बिल्कुल क्लियर खत्म हो चुकी थी, उनके व्यापारिक कार्य भी खत्म हो चुके थे। अब कौन से कार्य करेंगे? ओनली प्रशासनिक और राजनीतिक, वो भी किसकी सुपरविजन में? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद योग्यता के आधार पर वर्क होने लग गया था कि जितनी भी भर्तियां होंगी योग्यता के आधार पर होगी, किसी भी तरह का कोई धर्म, वंश, जाति वो नहीं रहेगी। फिर ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार में फ्रीडम मिल गई थी कि जो भी ब्रिटिश से कोई भी पर्सन आएगा, चाहे वो व्यापार करे, कहीं भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे बेचे, वो उनकी मर्जी है। नेक्स्ट, दास प्रथा को खत्म कर दिया गया था कंप्लीटली। कब खत्म किया गया? 1843 में। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं कि दास प्रथा इंडिया में कब कंप्लीटली खत्म की गई थी, तो 1843 आंसर आ जाएगा आपका। फिर केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। पावर को एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया गया था। जो अभी तक थोड़ी पावर बिखरी हुई थी वो सारी एक जगह इंक्लूड कर दी गई थी। ज्यादा पावर भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में आ चुकी थी। नेक्स्ट है कि परिषद में एक मेंबर और जोड़ दिया गया और वो क्या कहलाया? विधि सदस्य। फर्स्ट विधि सदस्य कौन बना? लॉर्ड मैकाले। और विधि आयोग कब बनाया गया? 1834 में। 1834 में जो विधि आयोग बनाया गया उसका अध्यक्ष है वो कौन बना? वो भी लॉर्ड मैकाले। उसके बाद अधिनियम क्या थे कि जो अभी तक विनियक कहलाते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल और परिषद जो भी रूल बनाती थी, नियम बनाती थी, वो विनियक कहलाते थे। अब वो क्या कहलाने लगे? अधिनियम। तो ये था आपका चार्टर एक्ट 1833 का। अब मैंने यहाँ एक वर्ड और लिखा है, सेंट हेलेना अधिनियम। जब चार्टर एक्ट 1833 पास किया गया तो ये सेंट हेलेना के लिए भी पास किया गया था। सेंट हेलेना अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू 1833 के एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी से इसको वापस ले लिया था, इसीलिए इसको सेंट हेलेना अधिनियम कहा गया है। और इसी सेंट हेलेना द्वीप में ही 1815 में जब वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई तो इसको बंदी बना के वहीं रखा गया था। और 5 मई यानी कि 5 मई 1821 में उनकी डेथ हुई, वो भी वहीं पर हुई थी। किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की, जो हमने पीछे 1813 में पढ़ा ना कि नेपोलियन अपनी कॉन्क्यूरिंग कर ली थी। तो 15 में वो वाटरलू के युद्ध में हार गया था और उसको बंदी कर बना के सेंट हेलेना द्वीप में ले जाया गया था। तो ये था आपका रिगार्डिंग 1833 का चार्टर एक्ट। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और कोई ऐसा डाउट नहीं रहा होगा यहाँ पर कि जो इससे एक्स्ट्रा रह गया हो। और इसके जितने भी पॉइंट्स थे डिफरेंट सोर्सेज से मैंने कलेक्ट किए हैं और आपके सामने लेके आई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्ट के साथ। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए और अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए। बार बार रिवाइज करने से जब ये परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे तब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके बाय।